हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन रियल स्टोरी मूवीज़। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सच्ची घटना पर बनी फिल्म द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये कहानी 12 साल की बच्ची एनी फ्रैंक की ज़िंदगी की वो सच्ची दास्तान है जिसने पूरी दुनिया की आंखों को नम कर दिया। ये कहानी हिटलर के तानाशाही और उसके द्वारा किए गए आतंक का जीता जागता सबूत है, जिसे ना कभी भुलाया जा सकता है और ना ही कभी हिटलर को माफ़ किया जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से होती है। ये वक्त होता है सन 1942 का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू हुए 3 साल बीत चुके हैं। इन 3 सालों में जर्मन्स ने यूरोप के लगभग सभी देशों को अपने कब्जे में ले लिया। नीदरलैंड भी हिटलर के कब्जे में है। नीदरलैंड में हमें एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। एनी अपने डैड ऑटो फ्रैंक, बड़ी बहन मार्गो फ्रैंक और अपनी माँ एडिथ फ्रैंक के साथ नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में रहती है। ये सब के सब ज्यूस हैं और हिटलर सभी ज्यूस लोगों को मार देना चाहता है। इसीलिए ऑटो फ्रैंक अपने परिवार को बचाने के लिए एक मसालों की फैक्ट्री के ऊपर शेल्टर लेता है। दरअसल इस फैक्ट्री में एक खुफिया दरवाज़ा होता है जो सीढ़ियों के रास्ते कमरों तक जाता है। ये एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। यहाँ पर ऑटो फ्रैंक अपने पूरे परिवार के साथ छिप जाता है। एनी फ्रैंक का नेचर बहुत ही चुलबुला होता है। वो बहुत ही होनहार होती है। स्कूल में वो हर तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। एनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। वो हमेशा हंसते रहना चाहती है और अपने आसपास के लोगों को हंसाते रहना चाहती है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि ये ऐसे घर में है जहाँ ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर सकते। एनी के डैड ऑटो फ्रैंक सबको कहते हैं यहाँ पर वर्कर्स 8:30 बजे आते हैं और शाम को 5:30 बजे तक रहते हैं। इस बीच यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, यहाँ तक कि हम किसी से बात नहीं कर सकते। सबको अपने जूते निकालने होंगे। कोई फ्लोर पर चलेगा भी नहीं। जो जहाँ पर है वहीं बैठा रहेगा। हम में से कोई भी कचरा खिड़की से बाहर नहीं फेंकेगा। हम दिन के वक्त पानी का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम फ्लश भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पानी का पाइप नीचे से जाता है और किसी भी वर्कर को इस बात से शक हो सकता है। दिन के वक्त हम खाना भी नहीं बना सकते। हमें जो भी काम करने होंगे सुबह 8 बजे से पहले, जब तक कि वर्कर यहाँ नहीं आते, और शाम को 6 बजे के बाद, जब तक कि आखिरी वर्कर यहाँ से चला नहीं जाता। इस बीच हमें यहाँ एकदम साइलेंस रहना होगा, क्योंकि अगर किसी वर्कर को पता चल गया यहाँ पर ज्यूस लोग छिपे हैं तो वो जर्मन्स को बता देंगे और जर्मन्स हमें पकड़ लेंगे। यहाँ एनी फ्रैंक की फैमिली के साथ एक और फैमिली होती है, वैन फैमिली। इनका एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है पीटर वैन। और जब यहाँ ये सब लोग बात कर रहे होते हैं, बाहर सायरन की आवाज़ आती है। ये गाड़ी के सायरन की आवाज़ होती है और ये आवाज़ सुन के सभी लोगों के दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं। जो जिस पोजीशन में होता है वैसे ही पत्थर की मूर्ति बन जाता है, क्योंकि हिटलर के सैनिक चारों तरफ ज्यूस लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। दरअसल एनी फ्रैंक के डैड ऑटो फ्रैंक एक बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उन्हीं के साथ काम करने वाले 4 लोग इन्हें छिपने में मदद कर रहे होते हैं। इन लोगों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वे 4 लोग इन सब के लिए अरेंज करते हैं। इनका यहाँ आज पहला दिन होता है। जब नीचे मसाले की फैक्ट्री में वर्कर्स आना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर जो जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में पत्थर की मूर्ति बन जाता है। एनी फ्रैंक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो दिन भर किताबें पढ़ती है। 6 बजे जब तक कि सभी वर्कर चले नहीं जाते, ये इसी तरह पत्थर की मूर्ति बनकर बैठे रहते हैं। इन्हें नहीं पता इन्हें ये सब कुछ कब तक करना होगा, क्योंकि जब तक नीदरलैंड में हिटलर का राज है इन्हें इसी तरह जीना होगा। और 12 जून 1942 जिस दिन एनी फ्रैंक का 13वां बर्थडे होता है, उसके डैड उसे बहुत सारा गिफ्ट देते हैं और इन गिफ्ट के साथ एक डायरी भी होती है। एनी ये डायरी देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड के गले लग जाती है। एनी अब उस डायरी में अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लिखना शुरू कर देती है। वो लिखती है कि मुझे यहाँ बहुत अजीब लगता है, कुछ समझ नहीं आता। हम बाहर नहीं जा सकते, हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। हमारी ज़िंदगी मानो थम सी गई हो। एनी अपनी ज़िंदगी के हर उस पल को उस डायरी में लिख देना चाहती है, जो भी वो इस कमरे में रहकर फील करती है। एनी के साथ जो दूसरा लड़का है जिसका नाम पीटर है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। उसकी एक बिल्ली होती है, वो हमेशा उसी के साथ रहता है। एनी और पीटर के बीच हमेशा आर्गूमेंट होती रहती है। एनी अपनी डायरी में पीटर के बारे में भी लिखती है कि काश पीटर एक लड़की होती, मैं उससे ज़्यादा बात कर सकती, क्योंकि एनी को बात करना, खेलना, कूदना, हंसना बहुत पसंद होता है। वो हर किसी से आर्गूमेंट करती है। वो पीटर के डैड से ये भी कहती है कि वो आगे चलकर एक राइटर बनना चाहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और किसी को भनक भी नहीं लगती कि इस मसालों की फैक्ट्री के ऊपर ज्यूस लोग छिपे हैं। कभी कभी यहाँ पर बम फटने और गोलियाँ चलने की आवाज़ें आने लगती हैं, और जब भी उन्हें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है ये सब के सब बहुत डर जाते हैं और एकदम खामोश होकर अपने ईश्वर से दुआएं करने लगते हैं। यहाँ पर कई महीने बीत जाने के बाद जिन लोगों ने इन्हें यहाँ छिपने में मदद की होती है, वो किताब के अंदर छिपाकर इनके लिए एक रेडियो लाते हैं। ये सब के सब उस रेडियो के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ सुनना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं बाहर क्या चल रहा है। हालांकि इन्होंने ये रेडियो BBC की न्यूज़ सुनने के लिए मंगाया होता है, इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी इन्हें वो न्यूज़ सुनने को मिलेगी जिसे ये सुनना चाहते हैं कि नीदरलैंड अब हिटलर के कब्जे से आज़ाद हो गया है। साथ ही साथ ये लोग भी आज़ाद हो चुके हैं।
कुछ दिनों के बाद इनके साथ छिपने के लिए डसेल नाम का एक और आदमी वहाँ आता है। ये भी एक जूस होता है। यह आदमी इन सभी लोगों से बताता है कि बाहर के हालात अब बद से बदतर हो गए हैं। हर रोज़ जर्मन सैनिक कई हजार जूस लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। उनका कोई पता नहीं चलता क्योंकि जर्मन इन सभी जूस लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल रहे हैं। एनी को यहाँ ये भी पता चलता है कि उसके सभी दोस्त जिनके साथ वो स्कूल में खेला करती थी उन सबको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया है। एनी इस बात से बहुत डर जाती है, इसीलिए रात को जब वो सो रही होती है उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड हैना का सपना दिखाई देता है जो एक कंसंट्रेशन कैंप में होती है। वो एनी से मदद मांग रही होती है। एनी ये सपना देखकर बहुत डर जाती है और अपने डैड के पास जाकर सो जाती है। एक रात जब ये सभी लोग रेडियो पर न्यूज़ सुन रहे होते हैं, इन्हें दरवाजे के पास किसी आदमी की आहट महसूस होती है और अगले ही पल वो आदमी घर के अंदर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इनकी सांसें थम सी जाती हैं क्योंकि इन्हें लगता है अभी पकड़े जाएंगे। कुछ वक्त के बाद वो आदमी घर की तलाशी लेकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये एक चोर होता है जो यहाँ चोरी करने के इरादे से आया होता है। उसे वो दरवाज़ा नहीं मिलता है जिससे कि वो ऊपर आ सके। इस वजह से इन लोगों की जान बच जाती है क्योंकि अगर उस चोर को ये पता चल जाता कि यहाँ जूस लोग छिपे हैं, वो जर्मन्स को बता देता और ये सभी लोग पकड़े जाते। वक्त के साथ साथ एनी और पीटर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनके पेरेंट्स इन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि अभी इन चीज़ों के लिए तुम बहुत छोटे हो, लेकिन ये दोनों किसी की बात नहीं सुनते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ इन्हें यहाँ रहते हुए 2 साल का वक्त हो जाता है। इन 2 सालों में किसी ने भी इस बिल्डिंग के बाहर कदम नहीं रखा है। इन्हें यह भी नहीं पता है कि इस डर और खौफ के साए में इन्हें कब तक रहना है। 6 जून 1944 को जब ये सभी लोग रेडियो पर न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। रेडियो में बताया जाता है कि अलायंस देश की फौजें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। वो नीदरलैंड में जर्मनी की फौजों से लड़ रहे हैं और बहुत ही जल्द नीदरलैंड पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा। ये न्यूज़ सुनकर ये सभी लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है किसी भी तरह से इस साल के अंत तक नीदरलैंड आज़ाद हो जाएगा और इसके साथ ही वापस घर जा सकते हैं। लेकिन 4 जुलाई 1944 को उस न्यूज़ के ठीक 1 महीने बाद सब कुछ बदल जाता है। यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी की वाइफ जिसका नाम लीना होता है, जिसे पता होता है ऊपर 8 ज्यूस छिपे हैं, वो जर्मन्स को फ़ोन करके बता देती है और अगले कुछ ही मिनटों में जर्मन सैनिक उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ ये सभी लोग छिपे होते हैं। वो इन सबको पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम अपना अपना सामान पैक कर लो। सभी लोग सामान पैक करने लगते हैं। तभी एक जर्मन ऑफिसर को लकड़ी का एक बॉक्स दिखाई देता है। वो ऑटो फ्रैंक से पूछता है ये क्या है। वो कहता है इसमें मेरी यादें हैं। वो जर्मन सैनिक उसे खोलकर देखता है कि ये एक जर्मन सैनिक का बॉक्स है। दरअसल ये बॉक्स ऑटो फ्रैंक को वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त मिला होता है जब वो जर्मन सैनिक में लेफ्टिनेंट था। ये जानने के बाद वो ऑटो फ्रैंक से कहता है तुम अपना वक्त ले सकते हो, जब तुम्हारा सामान पैक हो जाए तुम हमें इन्फॉर्म कर देना। यहीं पर एनी फ्रैंक की वो डायरी भी होती है जिसे उसने 2 सालों से लिखा होता है। एक दूसरा जर्मन ऑफिसर एनी फ्रैंक की उस डायरी को उसी के सामने बिखेर देता है जिससे कि डायरी के बहुत सारे पेज निकलकर बिखर जाते हैं। और जब इनका सारा सामान पैक हो जाता है तो जर्मन ऑफिसर इन्हें यहाँ से एक रेलवे स्टेशन ले जाते हैं जहाँ से इन्हें ट्रेन में बिठाकर वेस्टरबोर्ग कैंप ले जाया जाता है जहाँ से लोगों को अलग अलग कैंप में भेजा जाता है। एनी और उसके परिवार को एस ब्लॉक के बैरक में भेजा जाता है। ये वो बैरक होता है जिसमें क्रिमिनल्स को रखा जाता है, हालांकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। ऑटो फ्रैंक वहाँ बैठे ऑफिसर से पूछने की कोशिश भी करते हैं आखिर उन्हें किस गुनाह के लिए एस बैरक में रखा जा रहा है, लेकिन वो ऑफिसर कुछ भी बताने से मना कर देता है। यहाँ पर ज्यूस लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। एक बार जो जर्मन्स ने कह दिया इन सबको वही करना है, चाहे वो सही हो या गलत। इस कैंप में एनी की मुलाकात जेनी और लिएंडस नाम की 2 बहनों से होती है। साथ ही यहाँ पर वो बच्चे भी होते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है। यहाँ उन्हें पढ़ाया भी जाता है। एनी उन बच्चों को हंसाना चाहती है, वो उन्हें खुश देखना चाहती है, इसीलिए एनी उन बच्चों के पास जाती है और उन्हें कहानियाँ सुनाया करती है। लेकिन अगले दिन इन्हें बताया जाता है तुम सबको यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाएगा। दरअसल ये वो जगह होती है जहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इन्हें अलग अलग कैंप में भेज दिया जाता है। जो लोग काम कर सकते हैं उन्हें मजदूर कैंप में भेज दिया जाता है। बच्चे और बूढ़े जो काम नहीं कर सकते हैं उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजकर मार दिया जाता है। एनी फ्रैंक के पूरे परिवार को बाकी ज्यूस लोगों के साथ एक मालगाड़ी में भरकर पोलैंड के ऑस्विच कैंप में भेज दिया जाता है। 3 दिनों तक सभी लोग मालगाड़ी के डिब्बों में बंद रहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें खाना और पानी भी नहीं दिया जाता। 3 दिनों के सफ़र के बाद ट्रेन जैसे ही ऑस्विच कैंप पहुँचती है सभी लोगों को अलग अलग ग्रुप में कर दिया जाता है, यानी कि मेल्स को अलग और फीमेल्स को अलग। यहाँ फीमेल्स के पास जो भी एसेसरीज होती है उन्हें ले लिया जाता है, यहाँ तक कि उनके चश्मे भी निकाल लिए जाते हैं, सबके कपड़े उतारे जाते हैं, उनके बालों को अजीब तरीके से काट दिया जाता है। सभी लोगों को कैदियों वाली ड्रेस दी जाती है, यानी अब ये सभी लोग कैदी हैं। एनी फ्रैंक हमेशा जो हंसती है, लोगों को हंसाती रहती है, अब वो हमेशा खामोश रहती है, अब बहुत कम बात करती है। इस कैंप में इन सभी लोगों को हार्ड वर्क करवाया जाता है और खाने के नाम पे इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। एक दिन इस कैंप में कुछ जर्मन ऑफिसर आते हैं। वो यहाँ से कुछ लोगों को म्यूनिशन कैंप पे ले जाना चाहते हैं।
जहाँ लोगों को अच्छा खाना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ उनसे हथियार बनवाए जाते हैं। एनी फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गो फ्रैंक और उसकी माँ एडिथ फ्रैंक को इस काम के लिए चुन लिया जाता है। एनी फ्रैंक की उम्र मात्र 15 साल है, इसीलिए उसे इस काम के लिए नहीं चुना जाता। लेकिन एनी फ्रैंक की मॉम एनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो अपनी बड़ी बेटी के साथ यहीं रुक जाती हैं। हालांकि उनके पास एक मौका था, लेकिन ये मौका उन्होंने एनी फ्रैंक के लिए छोड़ दिया। लेकिन किस्मत इनका यहाँ भी साथ नहीं देती। एक दिन जब एनी फ्रैंक की मॉम मिट्टी खोद रही होती हैं, उनके पास एक औरत आती है। वो उनसे बताती है यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उन सबको यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया है। ये सुनकर एनी फ्रैंक की मॉम पूरी तरह से टूट जाती हैं। वो वहीं मिट्टी में गिर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद वो अपनी बेटियों से कभी ना मिल सकें। लेकिन तभी एक जर्मन ऑफिसर उन्हें देख लेता है। जर्मन सैनिकों के दिल में दया और रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो उनसे उठकर काम करने के लिए कहता है और एनी फ्रैंक की मॉम को एक बार फिर उठकर काम करना पड़ता है। वहीं अब एनी फ्रैंक और उसकी बड़ी बहन मार्गो फ्रैंक को एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ इन लोगों को रहने के लिए टेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ हर तरफ बस कीचड़ ही कीचड़ है। रात को इन सबको कीचड़ में सोना पड़ता है। रात को जब ये सब लोग सो रहे होते हैं तभी वहाँ बहुत तेज़ तूफान के साथ बारिश आ जाती है और इनका पूरा टेंट उड़ जाता है। ये लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। सभी लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन इनकी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होता है, क्योंकि जर्मन्स के दिलों में कोई रहम नहीं है। एनी फ्रैंक को वहीं कुछ दूर पर लकड़ी का बना हुआ एक घर दिखाई देता है। यहाँ बहुत सारा सामान बिखरा होता है। एनी जब अपनी बड़ी बहन मार्गो के साथ उस घर में जाती है, वो देखती है यहाँ जेनी और लिएंडस भी हैं, जिनसे उनकी मुलाकात इस कैंप में सबसे पहले हुई थी। ये चारों के चारों पूरी रात इसी घर में गुजारते हैं और अगली सुबह जब ये बाहर आकर देखते हैं तो सभी लोग उसी कीचड़ में पड़े होते हैं, जहाँ पर चूहे घूम रहे हैं। लोगों के पास ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। यहाँ पर महामारी भी फैल चुकी है, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी है। इस कैंप के आधे से ज़्यादा लोग अब मर चुके हैं और जो लोग जिंदा हैं वो अब चल भी नहीं सकते, क्योंकि जर्मन्स उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। इस कैंप में एक दीवार भी होती है और दीवार के उस तरफ के लोगों को खाना दिया जाता है, लेकिन दीवार के इस तरफ के लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, क्योंकि जर्मन्स की नज़रों में ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं और इनको दीवार के उस तरफ जाना अलाउड नहीं है। अगर इनमें से किसी ने भी दीवार के उस तरफ जाने की कोशिश की तो जर्मन सैनिक इन्हें मार देंगे। एक बार जब एनी दीवार के पास खड़ी होती है, उसे वहाँ मिसेज वैन दिखाई पड़ती हैं। मिसेज वैन पीटर की मॉम है, जिससे एनी प्यार करती है। एनी मिसेज वैन को अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि ये 2 सालों तक एक साथ एक ही घर में छिपे होते हैं। मिसेज वैन जब एनी के साथ उस कैंप के अंदर जाती हैं, वो देखती हैं मार्गो बहुत ज़्यादा बीमार है। वो भी यहाँ पर फैली महामारी की चपेट में आ चुकी है। मिसेज वैन उन्हें ये भी बताती हैं, तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, जर्मन्स ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर एनी अपनी बड़ी बहन से कहती है, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, हमारी मॉम अभी भी जिंदा है। हालांकि एनी ये बात जानती है कि ये बात सच है, उसकी मॉम अब मर चुकी है, लेकिन वो ये भी जानती है अगर उसकी बहन ने मिसेज वैन की बातों पर विश्वास कर लिया तो वो भी अपनी हिम्मत हार जाएगी, और एनी फ्रैंक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। एनी को एक रात दीवार के दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड हैना दिखाई देती है, जिसे उसने एक रात सपने में देखा था और वो बहुत डर गई थी। हैना उससे पूछती है, तुम्हें तो स्विट्जरलैंड में होना चाहिए था। एनी कहती है, वो सिर्फ एक कहानी थी, हम यहीं छिपे हुए थे। हैना उससे पूछती है, तुम्हारा परिवार कैसा है। एनी कहती है, अब मेरा कोई परिवार नहीं, मेरे मॉम डैड को मार दिया गया है, अब केवल मार्गो बची है, लेकिन वो भी बहुत बीमार है। दरअसल एनी को ये बताया गया होता है कि उसके डैड को कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया गया है। एनी हैना से बात करते हुए रोने लगती है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। हैना उससे खाने के लिए ब्रेड देती है, लेकिन कोई आदमी उसकी ब्रेड छीनकर वहाँ से भाग जाता है। हैना उससे कहती है, मैं तुम्हें कल ही ब्रेड दे सकती हूँ, क्योंकि इन्हें भी खाना एक ही वक्त मिलता है। अगले दिन एक बार फिर वो एनी को ब्रेड देती है। एनी उस ब्रेड को लेकर अपनी बहन मार्गो के पास जाती है, जो बहुत ज़्यादा बीमार और कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। एटलीस्ट कुछ दिनों के बाद इन्हें थोड़ा सा कुछ खाने को मिलता है। एक रात मार्गो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एनी अपनी बहन को अपने गोद में लिटाती है और वो उसे विश्वास दिलाती है, एक दिन हम वापस घर ज़रूर जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और इसी तरह बातें करते हुए ये दोनों सो जाते हैं। सुबह पक्षियों की आवाज़ सुनकर एनी की आँख खुलती है। वो अपनी बहन को उठाती है ताकि वो पक्षियों की आवाज़ सुन सके, लेकिन मार्गो अपनी आंखें नहीं खोलती, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही। वो अपनी बहन को गोद में लेकर रोने लगती है और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगती है, मानो अपने ईश्वर से पूछ रही हो आखिर उनका गुनाह क्या है, उन्हें किस बात की ये सज़ा मिली है। इसके बाद हमें 1945 का सीन दिखाया जाता है। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल चुका होता है। वर्ल्ड वॉर 2 अब खत्म हो चुका है, और इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि एनी के डैड ऑटो फ्रैंक अभी भी जिंदा हैं। उनके मौत की खबर जो उनके परिवार को दी गई थी वो सब कुछ झूठ था। ऑटो फ्रैंक अपने शहर एम्स्टर्डम वापस आते हैं और अपने परिवार की इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। वो अपने परिवार को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
वो जेनी नाम की उस लड़की के पास जाते हैं जिससे एनी फ्रैंक कंसंट्रेशन कैंप में सबसे पहले मिली होती है। वो उनसे बताती है किसी को ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल एनी फ्रैंक भी अपनी बहन मार्गो फ्रैंक की मौत के कुछ ही दिनों के बाद भूख की वजह से अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं था। ऑटो फ्रैंक वापस उसी फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ ये 2 सालों तक छिपे होते हैं। वहाँ मिप नाम की एक लेडी होती है जिसने इन लोगों को छिपने में मदद की होती है। वो ऑटो फ्रैंक को एनी की वो डायरी देती है जिसमें एनी ने 2 सालों तक अपनी हर फीलिंग्स, अपने हर एक इमोशंस को लिखा होता है। ऑटो फ्रैंक इस डायरी को पब्लिश कराना चाहते हैं क्योंकि वो जानते थे एनी एक राइटर बनना चाहती थी। यही उसकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन शुरू में कई पब्लिशिंग हाउस ने इस डायरी को छापने से मना कर दिया, लेकिन बाद में ये डायरी पब्लिश हुई और आज तक इस डायरी को लगभग 60 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। अब तक इस डायरी की 30 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं, जो कि बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। ये पूरी फिल्म भी इसी डायरी पर आधारित है। सो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें लगातार काम करने में मदद मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।